हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेटी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, उपनिषद के रचनाकार कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, बी चाणक्य, सी विदुर, डी वेद व्यास। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दो, मंगलम पाठ के कितने मंत्र है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा है आपको मंगलम पाठ के कितने मंत्र है। ऑप्शन ए चतवार, बी पंच, सी सप्त, डी अष्ट। तो मंगलम पाठ के कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है। ऑप्शन है समुद्र में, बी मानसरोवर में, सी तालाब में, डी झील में। तो नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, प्रस्तुत पाठ के महिमा किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गुणगान किया गया है। ऑप्शन जीवात्मा की, बी देवात्मा की, सी परमात्मा की, डी मनुष्य की। तो प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? तो परमात्मा का गुणगान किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, कुट निमित्तम काव्य कवि कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कुट निमित्तम काव्य कवि कौन है। ऑप्शन ए राजशेखर, बी दामोदर गुप्त, सी विशाखा दत्त, डी कालिदास। तो कुट निमित्तम काव्य कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, यूनान का राजदूत कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन है फयान, बी ह्वेनसांग, सी मेगास्थनीज, डी त्सिंग। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था। ऑप्शन है मुगल वंश शासनकाल में, बी गुप्त वंश शासनकाल में, सी अग्ल शासनकाल में, डी मौर्य वंश शासनकाल में। तो कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश शासनकाल में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता है। ऑप्शन है धूर्त, बी मित्र, सी स्त्री, डी आलसी। तो भूख से अग्नि से पीड़ित होते हुए कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग भागे नहीं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना आपको आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। ऑप्शन है 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग। यह राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, आलस कथा के रचनाकार कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। यह बता रहा हूँ आलस कथा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है विद्यापति, बी सूरदास, सी कालिदास, डी तुलसीदास। तो आलस कथा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता आपको सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। ऑप्शन है याज्ञवल्क्य ने, बी बाणभट्ट ने, सी जनक ने, डी दंडी ने। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, गंगा देवी का समय क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता दो गंगा देवी का समय क्या है। ऑप्शन है 14वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 9वीं सदी, डी 12वीं सदी। तो गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13,
अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र निष्ठा थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है आपको अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र निष्ठा थी? ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6, डी 24। तो अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र निष्ठा थी? तो 5 थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रों का वर्णन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। यह बताना आपको लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रों का वर्णन है? ऑप्शन है 40, बी 50, सी 20, डी 16। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रों का वर्णन है? तो 40 कवित्रों का वर्णन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना आपको सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ऑप्शन जात क्रम, बी निष्क्रमण, सी विवाह, डी समावर्तन। तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन उपनयन संस्कार का, बी सर्वावर्तन संस्कार का, सी किसान संस्कार का, डी सीमांतोन्नयन संस्कार का। तो गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो किसान संस्कार का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, कन्यादान किस संस्कार में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता आपको कन्यादान किस संस्कार में होता है? ऑप्शन है समर्थन संस्कार में, बी उपनयन संस्कार में, सी किसान संस्कार में, डी विवाह संस्कार में। तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन है विदुर नीति से, बी नीति शतक से, डी चाणक्य नीति दर्पण से, डी शुक्र नीति से। तो नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ऑप्शन है माता, बी पिता, सी भाई, डी बहन। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो माता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, विदुर नीति किस ग्रंथ के अंश विशेष है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा पूछा जाता है बार बार। यहाँ बताना आपको विदुर नीति किस ग्रंथ के अंश विशेष है? ऑप्शन है रामायण का, बी महाभारत का, सी उपनिषद का, डी वेद का। तो विदुर नीति में किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, किससे कुल की रक्षा की जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा आपको किससे कुल की रक्षा की जाती है? ऑप्शन है व्यवहार एवं वृत्ति से, बी सत्य से, सी धर्म से, डी असत्य से। तो किससे कुल की रक्षा की जाती है? तो व्यवहार एवं वृत्ति से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? ऑप्शन है रामनगर में, बी भीखम टोला ग्राम में, सी हरि ग्राम में, डी राधा ग्राम में। किस गांव में गरीब लोग रहते हैं? तो भीखम टोला ग्राम में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन है प्रवेशिका, बी स्नातकोत्तर, सी स्नातक, डी विधि परीक्षा। तो राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक में। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4 थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25,
स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा आपको स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी बंगाल में, डी उत्तर प्रदेश में। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, स्वामी दयानंद के संस्थापक थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है आपको स्वामी दयानंद संस्थापक थे। ऑप्शन है ब्रह्मा समाज के, बी मानव समाज के, सी पशु समाज के, डी आर्य समाज के। तो स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, कालिदास की रचना कौन सी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेटी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको कालिदास की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रामायण, बी हर्षचरित्र, सी रघुवंश, डी गीत गोविंद। तो कालिदास की रचना कौन सी है? तो रघुवंश है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ऑप्शन ए अरण्य कांड से, बी अयोध्या कांड से, सी किष्किंधा कांड से, डी सुंदर कांड से। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? ऑप्शन ए श्री राम, बी लक्ष्मण, सी सीता, डी कर्ण। तो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? तो श्री राम कर रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है सोन नदी, बी सतलज नदी, बी मंदाकिनी नदी, डी झेलम नदी। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी नदी का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्याघ्रपति कथा में किस दुष्परिणाम बड़े थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको व्याघ्रपति कथा में किस दुष्परिणाम का बड़े थे? ऑप्शन है मूर्खता का, बी लोभ का, सी अज्ञानता का, डी सत्य का। तो व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम बड़े थे? तो लोभ का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भाग्य से ऐसा संभव होता है ये किसके द्वारा सोचा गया? ऑप्शन है कोई बालक के द्वारा, कोई बाघ के द्वारा, कोई पथिक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया था? तो कोई पथिक के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, व्याघ्रपति कथा पाठ का रचयिता कौन है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको व्याघ्रपति कथा में पाठ का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी दंडी, डी बाण भट्ट। तो व्याघ्रपति कथा के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कर्ण से दानवीरता रूपक किसके द्वारा रचित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यह बता रहा हूँ कर्ण से दानवीरता रूपक किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए भास के द्वारा, बी भभूति के द्वारा, सी माह के द्वारा, डी भारवी के द्वारा। तो कर्ण से दानवीरता रूपक किसके द्वारा रचित है? तो भास के द्वारा। यह राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? ऑप्शन ए कर्ण, बी इंद्र, सी विष्णु, डी शिव। तो ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इंद्र प्रवेश करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, कर्ण से दानवीरता पाठ के कवि कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको कर्ण से दानवीरता पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन ए भास, बी व्यास, सी कालिदास, डी भवभूति। तो कर्ण से दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो भवभूति। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, एक देश क्या देकर दूसरे देश को देश करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा 12 पूछा जाता है। यह बताना आपको एक देश क्या देकर दूसरे देश से देश करता है? ऑप्शन है अपकर्ष, बी रुग्ण, सी उत्कर्ष,
बी इनमें से कोई नहीं। तो एक देश दूसरे देश को क्या देखकर द्वेष करता है? तो उत्कर्ष देख के। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और इस कर्म कांड ग्रंथ कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना आपको कर्म कांड ग्रंथ कौन है। ऑप्शन ए कल्प, बी वेद, सी छंद, डी दुर्गा सप्तशती। तो कर्म कांड ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, मीमांसा दर्शन किसके द्वारा पढ़े थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ बता रहा हूँ मीमांसा दर्शन किसके द्वारा पढ़े थे। ऑप्शन ए वशिष्ठ द्वारा, बी गौतम द्वारा, बी जैमिनी के द्वारा, बी पराशर के द्वारा। तो मीमांसा दर्शन किसके द्वारा पढ़े थे? तो जैमिनी के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, निरुक्त का कार्य क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ निरुक्त का कार्य क्या है। ऑप्शन ए तत्वार्थ बोध, बी वेदार्थ बोध, सी कर्तव्य बोध, डी राष्ट्र बोध। तो निरुक्त का क्या कार्य है? वेदार्थ बोध। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।